ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमय और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस डरावनी कहानी की। क्या आपके किसी प्रियजन के मरने के बाद आपका उनसे सामना हुआ है? ऐसा शायद तब होता है जब उस आत्मा की कोई आखिरी इच्छा रह गई हो या कोई अधूरा काम। ऐसा ही हुआ है रामनाथ गुप्ता जी के साथ, जो एमपी के मुरैना से हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। रामनाथ गुप्ता एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति रहे हैं। ना किसी से कोई रंजिश, ना मनमुटाव। परिवार में बीवी और एक बेटा जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। आज पूरे 13 दिन बीत गए रामनाथ जी के पिताजी को गुजरे हुए। उनकी अंत्येष्टि और 13वीं की सारी रस्में करने के बाद रामनाथ जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। रात घेर आई थी और कमरे की बालकनी से आती हुई ठंडी हवा कमरे के अंदर की खामोशी को तोड़ रही थी। अचानक रामनाथ जी का फोन बजा और जब उनकी नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे गई तो चौंक पड़े। उनके मोबाइल की स्क्रीन पे किसी और का नहीं, रामनाथ जी के दिवंगत पिताजी का नंबर चमक रहा था। रामनाथ जी ने हिचकिचाते हुए फोन को उठाया और कहा, हेलो, कौन है? फोन पर एक अजीब सी आवाज गूंजी, रामनाथ, मैं हूं। रामनाथ चौंकते हुए बोले, पिताजी, लेकिन आप तो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेटा, मैं हूं। रामनाथ जी की धड़कनें और तेज हो गई और वो बोले, पर आप तो चले गए हैं पिताजी। पिताजी थोड़ी रूंधी हुई आवाज में बोले, हाँ बेटा, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए आया हूं। रामनाथ हैरान होकर बोले, कौन सी सच्चाई पिताजी? तो उधर से आवाज आई, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है बेटा, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। रामनाथ जी के चेहरे पर हैरानी का कोई अंदाजा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन मैंने आपकी अंत्येष्टि और 13वीं सब विधि विधान से किया है पिताजी। हाँ बेटा, जानता हूं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा ये थी कि तुम मेरी अस्थियों को बनारस के काशी गंगा घाट में विसर्जित करो। लेकिन पिताजी, मैंने तो आपकी अस्थियां प्रयागराज में प्रवाहित कर दी हैं। हाँ बेटा, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम पुरोहित जी से बात करके इसका समाधान निकालो। और इतना कहते हुए फोन कट गया। रामनाथ जी फोन पे थोड़ी देर तक हलो हलो करते रहे, लेकिन फोन कट चुका था। रामनाथ जी अपनी कुर्सी पे वहीं बैठे रहे और सोचते रहे कि जो अभी उनके साथ हुआ वो सच था या उनकी गफलत। दूसरी सुबह रामनाथ जी सीधा अपने परिवार के पुरोहित जी के पास गए और एक रात पहले जो उनको अनुभव हुआ वो सब पुरोहित जी को बता दिया। पुरोहित जी रामनाथ जी की बातों को सुनते गए और एक गहरी सांस लेते हुए रामनाथ जी के सर पर अपने हाथ रखते हुए बोले, रामनाथ, तुम चरित्र के बहुत धनी हो कि तुम्हारे पिताजी मरणोपरांत तुमसे बात कर पाए। और तीसरे दिन पुरोहित जी रामनाथ जी के साथ बनारस के काशी गंगा घाट पे खड़े थे। घाट पे पुरोहित जी ने विधिवत एक पूजा करी और फिर उस दिन के बाद से रामनाथ जी को अपने पिताजी का ना कोई कॉल आया या कोई भी सामना हुआ। शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और कहानी सुनते हैं अशोक जी की, लखनऊ उत्तर प्रदेश से।
मेरा जन्म 1971 में हुआ था। ये साल याद रखिएगा। अगर आपको अतीत के कुछ खास दिन याद हैं तो सन 1971 की भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध के बारे में ज़रूर पता होगा, जहां पाकिस्तानी सेना ने हमारी भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। और उसी युद्ध में मेरे पिताजी चिट्टागोंग, जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें शहीद हो गए थे। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1971 में हुई थी और ठीक एक हफ्ते बाद यानी 17 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ था। मैंने तो कभी अपने पिताजी को देखा तक नहीं था और एक पिता का प्यार क्या होता है उसके एहसास से भी अछूता था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मेरी माँ के पास एक पुराना फोटो एल्बम हुआ करता था जो आज भी मेरे पास है। उस फोटो एल्बम में माँ और पिताजी की कई सारी तस्वीरें हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैंने वो फोटो एल्बम पहली बार आज से 10 साल पहले देखा था। हुआ ये था कि नवंबर 2013 में मुझे हार्ट अटैक आया था। मेरी उम्र उस टाइम 42 साल की थी। वो तो शुक्र है कि मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ, तो मुझे सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, लेकिन फिर भी मेरी हालत खतरे से बाहर नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि रात के करीब 11 बज रहे होंगे और मैं हॉस्पिटल के अपने प्राइवेट रूम में दवाइयों और नसों में दौड़ रहे इंजेक्शन की वजह से आधी नींद तो आधा जागा हुआ था। मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे में आया है। मुझे लगा कि मेरा बेटा आया है, लेकिन जब वो शख्स मेरे कुछ पास आया तो मैं उसको देख के असमंजस में था कि ये कौन है। मेरे सामने यही कुछ 24-25 साल का एक लड़का सेना की यूनिफॉर्म में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने धीरे से उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो लड़का मेरी तरफ झुका और मेरे माथे पे प्यार से हाथ रख के बोला, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, मेरे शेर बेटे हो तुम। और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन सारी रात मुझे अपने बगल में किसी के बैठे होने का एहसास बना रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो डेली चेकअप के लिए मेरे कमरे में नर्स आई थी। मैंने नर्स से पूछा, नर्स कल रात में मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नर्स ने मुझे थोड़ा रूखी आवाज में जवाब देते हुए कहा, कोई नहीं आया था कमरे में आपके। मैंने फिर से कहा, नहीं, रात में मेरे कमरे में कोई जवान सा दिखने वाला मिलिट्री की यूनिफॉर्म में एक लड़का आया था। उसने मुझसे कुछ बात भी की थी, याद नहीं आ रहा है, और सारी रात वो यहीं बैठा रहा मेरे बगल में। नर्स थोड़ा चिढ़ते हुए मुझसे बोली, क्या बेकार की बातें करते हो आप? रात में विजिटर्स का आना मना है और मैं यहीं एंट्रेंस पे रहती हूँ। आपके रूम में कोई नहीं आया था। ये कहते हुए मेरी रिपोर्ट अपने हाथ में ले वो नर्स रूम से बाहर चली गई। 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर आ गया। मैं उस लड़के के बारे में लगभग भूल ही चुका था। एक दिन दोपहर में मैं अपने रूम में भागवत गीता का पाठ कर रहा था। गीता पाठ करने के बाद मैंने अपनी अलमारी खोली और कोई सामान ढूंढने लगा। अचानक से मेरी नज़र मेरी मम्मी के वही पुराने फोटो एल्बम पे पड़ी जो अलमारी के सबसे नीचे रखा हुआ था। न जाने क्या मेरे मन में आया कि मैंने उस फोटो एल्बम को उठाया और बेड पे जा बैठा। पहले ही पेज पर मम्मी और पापा की शादी की तस्वीर थी। आज मैंने पहली बार अपने पिताजी को एक फोटो में देखा था। कुछ पेजेस पलटने के बाद मेरे हाथ एकाएक रुक से गए और मेरे मुंह से निकला, क्या? सामने मेरे पिताजी की उनके सेना के यूनिफॉर्म में एक तस्वीर थी और मेरे पिताजी का हुलिया और कपड़े हूबहू उस शख्स से मिल रहे थे जो लड़का उस रात मेरे हॉस्पिटल के रूम में आया था। शायद उस रात मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे ये कहने वाले कि मैं हूं ना, कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही थे। आज उस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे हर टाइम ये आभास रहता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ ही हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ ही मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी
ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।